ये है, कह रहा है ये जो कर्व दिया गया है इसके करस्पॉन्डिंग जो है पीवी कर्व ड्रॉ करना है। जरा जल्दी से ड्रॉ कीजिए तो देखिए तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जरा बनाइएगा। बन रहा है कि नहीं? सूरज बना रहा है? यस सर। हाँ बनाइए बेटा जरा। कह रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग पीवी कर्व बनाना है। ये क्वेश्चन फिजिक्स में खूब पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस, कोई भी कर्व दे दिया जाएगा, कहेगा इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कर्व बनाइए। चलिए सबसे पहले तो हम एक कर्व ही ड्रॉ कर देंगे। ओके, उसके बाद ए पॉइंट ले लीजिए, P है और ये V है। 24 लीटर कहीं यहाँ पे होगा और 12 लीटर कहीं इधर होगा और हाई प्रेशर पे होगा। क्यों भाई, बोलिएगा। ए बी जो कर्व है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मींस ऐसा कुछ जाएगा, क्यों? स्ट्रेट लाइन। ये अगर, एक मिनट, कौन सा पॉइंट कौन, हाँ ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट होगा, बोलिएगा होगा। और बीसी जो कर्व है आइसोबारिक प्रोसेस है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। और एसी कौन सा कर्व है? एसी कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। कैसा होगा कर्व? कैसा होगा कर्व? वही जो आइसोथर्मल का कर्व होता है, याद आ रहा है ना? कैसा? ये होगा, बताइएगा, बोलिए। हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। चलिए एक और यस सर। क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। और ओके, मैं ये करता हूँ, स्निप करता हूँ। ये वाला देखिए तो जरा, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वही है क्या यार? नहीं, हाँ तो वही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। जरा कीजिए, ये वाला भी कर लीजिए जल्दी से।
एक और क्वेश्चन देता हूं जरा। ये वाला हो गया जो दिया था मैंने। कर रहे हैं कि नहीं भाई, क्या हो गया? ये वाला हो गया? क्यों? तन्वी, तन्वी है कि नहीं? तन्वी नहीं है। साइली? यस। हाँ बेटा, कर्व हो गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दिया है मैंने। हाँ सर। हाँ सर, सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला हो गया। जरा थर्ड वाला देखिए तो, ये तो सेकंड वाला वही वाला था, अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस वही था, है ना? हाँ सर, कर्व तो सेम ही था ना, यस सर। यही वाला बस कर्व था। पॉइंट चेंज होते थे। एक ही बिल्कुल, जगह सी और बस सी की जगह एक। बस पॉइंट चेंज हो गया। ये वाला जरा देखिए तो, अ साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन पीटी डायग्राम। कह रहा है वीटी डायग्राम में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कर्व होगा? डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा, नीचे भी दो ऑप्शंस हैं, ऊपर वाला बना लीजिए, चार ऑप्शंस देखिए, ऊपर वाला डायग्राम कॉपी पे बना लीजिए और फिर चार ऑप्शंस देखिए, बताइएगा जरा कौन सा होगा। आप ये मानिएगा कि ये जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है? ये मान के चलिएगा, उसके बाद बताइएगा। चलिए, और हमें ये बताइए चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस होंगे। सर लास्ट दो ऑप्शन सेम है क्या? लास्ट दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं? दिख तो रहे हैं यार मुझे सेम ही। सेम ही है, सेम ही है, कोई नहीं। आई थिंक इतने में हो जाना चाहिए। क्या है ए बी, कौन सा प्रोसेस है? ए बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। आइसोबारिक। ए आइसो बी आइसोबारिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक है। प्रेशर इज आइसोबारिक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कि नहीं? कौन सा लॉ है ये? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गिल-सैक्स लॉ है कि नहीं? क्यों? हाँ सर। हाँ सर। गिल-सैक्स लॉ। V डेल्टा V इज जीरो है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में या तो ये होगा कर्व, ए बी आइसोकोरिक है ना, तो ए बी आइसोकोरिक ये भी हो सकता है, ए बी आइसोकोरिक ये भी हो सकता है, और ए से बी की तरफ जा रहा है
तो यहाँ पे बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो ये गलत है। या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, और दोनों दोनों सेम भी है तो सेम है। वही, दोनों भी सेम ही है, तो वही ऑप्शन बनता है। देख लेते हैं बाकी सारे प्रोसेसेस, देख लेते हैं। ए से बी में गए, बी से सी कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो बी से सी, तो बी में भी आइसोथर्मल ही है। बी टू सी, दोनों में आइसोथर्मल, दोनों कर्व सेम ही है, तो दोनों में सेम ही होगा, लेकिन एरो का डायरेक्शन डिफरेंट है यार। ए से बी, बी से सी, हम यहाँ पे बी से सी जा रहे हैं ना, एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। अब एक्चुअली ये करना क्या चाहता है ना, एरो बस मूव कराते जाइए। एक एरो आप इधर से लगा दीजिए, ऐसे, ऐसे और ऐसे, एक एरो ऐसे लगा दीजिए, ऑप्शन बदल गए, बदल गए ना ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हाँ। होगा? ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन होगा, डी सी वाला ऑप्शन नहीं वाला होगा, होगा। है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? आ हाँ गया सर। सबको समझ में? आज अरबाज नहीं है क्या? यस सर। अरबाज है। हाँ, वैष्णवी ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन कर ले, फिर आगे बढ़े। एक अच्छा क्वेश्चन बार बार आता है, वो मैं जरा दूं आपको। देखिएगा जरा ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शंस और भी हैं। चलिए, in the cyclic process shown on PV diagram, the magnitude of work done is, क्या होगा? देखिए जरा, बोलिएगा जरा। In the cyclic process shown on PV diagram, the magnitude of work done is, बोलिए भाई जरा। वर्क डन क्या होता है? किसी, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना? साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? एरिया एनक्लोज इन पीवी ग्राफ। बिल्कुल, एरिया इनक्लोज्ड, जो भी एरिया कर्व इनक्लोज्ड होता है साइक्लिक, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व होता तो ये वाला एरिया लेते हैं, साइक्लिक है तो पूरा ये अंदर वाला एरिया लेंगे बेटा। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? बेसिकली यही पूछना चाहता है क्वेश्चन में, इसका एरिया किसके बराबर होगा? सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है?
सर्कल है ये पहले, क्यों भाई? यस सर। सर्कल है पक्का? यस सर। कैसे कह सकते हैं कि सर्कल है? दिख रहा है इसलिए। मान लीजिए एक काम करता हूं मैं, ये 1 ATM, 2 ATM, 20 लीटर, 30 लीटर। ये बताइए सर्कल है क्या ये? बोलिएगा बेटा। बोलिए भाई, जरा आप लोग बोलते नहीं है यार। सितोले, यस सर, सर्कल है। सर्कल है पक्का? यस सर। सर साइली, सर्कल है। सर्कल है? हाँ सर। साइली, साइली, अरबाज, हाँ अब बेटा बताइए सर्कल है कि नहीं है? है। मुझे तो नहीं दिख रहा है। अरबाज, सर्कल दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, सबको कमाल है, सबको सर्कल दिख रहा है, मुझे तो सर्कल नहीं दिख रहा है, मुझे ये एक इलिप्स दिख रहा है। ऐसा क्यों? मुझे एक इलिप्स दिख रहा है ये। प्रेशर के साइड में यूनिट अलग है, अलग हमने ये लिया है, क्या कहते हैं, मतलब अलग डायमेंशन लिया है। इस साइड में अलग डायमेंशन लिया है। ये एक से यहां पे जो चेंज आया है, एक का आया है, और यहां पे चेंज जो आया है 10 का आया है। यानी कि अगर हम इधर से रेडियस देखें, यहां से रेडियस देखें, तो ये रेडियस होगा 5, और ये रेडियस देखें तो ये रेडियस होगा 1। कहां से देख रहे हैं भाई कि ये सर्कल है? सॉरी, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कहां सर्कल है ये? दिख रहा है बस, इसी से सर्कल है। क्यों भाई? जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो होता है। क्यों? समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाहता हूं मैं? हाँ सर। अब यस सर। बताइए सर्कल है? नहीं। नहीं है, ये एक इलिप्स है। ये डिपेंड करेगा कि प्रेशर की यूनिट कैसे आपने, प्रेशर एक्सिस वाला जो लिया है आपने प्रेशर एक्सिस पे, वो किस तरह से आपने वेरी कराया है, और वॉल्यूम पे किस तरह से वेरी कराया है। ठीक है? इट्स नॉट सर्कल, इट्स एन इलिप्स। इलिप्स का एरिया किसके बराबर होता है, किसी को पता है? एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? एरिया ऑफ इलिप्स पढ़ा है कभी? पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। पाई ए बी, बिल्कुल सही कह रहा है, पाई ए बी, हाँ सर। where a is semi major axis and b is semi minor axis। तो अब निकाल लीजिए। ठीक है? अगर प्रेशर वाले एक्सिस पे देखें तो सेमी एक्सिस कितना होगा, P2 माइनस P1/2, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1/2। यानी कि और एरिया किसके बराबर हो जाएगा, पाई इंटू P2 माइनस P1/2 इंटू V2 माइनस V1/2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। बोलिएगा भाई जरा, समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप गलती करते हैं। आप तो कहते हैं सर्कल है भैया, अब सर्कल है तो कोई भी एक्सिस ले लो,
तो आप कहते हैं ये भी सही है, आप कहते हैं ये भी सही है। समझ में आया? अगर आप इसको सर्कल माने, आप कहेंगे ए ऑप्शन भी करेक्ट है, आप कहेंगे बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नहीं करेक्ट है ए और बी ऑप्शन, इनकरेक्ट है कि नहीं? बोलिए भाई जरा, हाँ ना कुछ बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। साइली समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ, तो कहे कुछ बोलते क्यों नहीं है बेटा आप लोग? वैष्णवी, रेवती, यस सर। अब बोला कीजिए थोड़ा सा, हमें भी अच्छा लगेगा। एक और क्वेश्चन करें कि आगे बढ़ें? बोलिए, एक और क्वेश्चन करें? यस सर। चलिए चलिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ वाला नहीं है, रेदर कैलकुलेशन वाला है, छोटा सा क्वेश्चन। अब तैयारी कीजिए आप लोग आने की भी, हो सके तो 1 तारीख से आप लोगों को बुलाया जाए एटलीस्ट, जेई का बैच और नीट के कुछ बच्चे, मतलब स्टार्टिंग में शायद शुरू किया जाए। ठीक है ना? हाँ सर। आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं? क्यों भाई? चाहते। हाँ, तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा, हो सके कभी भी बुलावा आप लोगों का आ सकता है। सही भी है यार, ये ऑनलाइन में चीजें थोड़ी सी गड़बड़ी हैं, हमें पता नहीं चल पाता है। चलिए, तो कीजिए जरा ये क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे। कह रहा है सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर और आइडियल गैस नेचर है, कह रहा है। किसका? सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एस ब्लॉक पढ़ा है आपने, सोडियम का सोडियम रिएक्शन। हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, और कुछ, और कुछ क्या बनेगा? हाँ हाँ, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन रिलीज रिलीज होगी। होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा बेटा, है कि नहीं? हाँ सर। हम्म, तो इसी हाइड्रोजन गैस के बारे में वो बोल रहा है कि अज्यूम आइडियल नेचर। समझ रहा है ना? चलिए जरा, रिएक्शन तो मैंने लिख दिया, बैलेंस आप कर ही सकते हैं। बैलेंस क्या, आधा H2 लगा दीजिए, अपने आप बैलेंस हो गया। चलिए, अब कह रहा है वर्क डन बताइए। ओपन वेसल में ये रिएक्शन करा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क होगा कैसा, किस तरह का होगा? किस तरह का होगा वर्क, जरा हमें ये पहले समझा दीजिए। वर्क होगा किस तरह का बेटा, बोलिएगा। हम्म, बोलिए, वर्क डन होगा किस तरह का? किस तरह का वर्क डन होगा? गैस बनेगा तो क्या होगा? ओपन वेसल है, क्या होगा? एक्सपेंड करेगा,
करेगा कि नहीं करेगा? अरे भैया गैस बना, हाँ सर, एक ऊपर से कंटेनर में स्पीड। आपने एक वेसल लिया था, आपने सोडियम रखा और उसमें पानी मिला दिया भर के, रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। वो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। बात समझ में आ रहा है? वो गैस एक्सपेंड होगी, यानी कि वर्क एक्सपेंशन होगा, उसकी वजह से वर्क होगा। तो जो कैलकुलेट वर्क डन कह रहा है ना, ये कैलकुलेट वर्क डन इन ओपन वेसल, तो वो जो गैस एक्सपेंड करेगी उसी एक्सपेंशन का वर्क पूछ रहा है। अब ये मुझे बताइए, एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर सर इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा, पक्का? भैया ओपन वेसल है, सोच लीजिए। वेसल तो नो ओपन है, उस प्रेशर उस गैस को, हाँ, डिक्रीज करेगा सर प्रेशर। डिक्रीज करेगा। ओके, देखिएगा जरा, समझिएगा जरा कहानी को। वो जो गैस एक्सपेंड हो रही है इस तरह से, उसको एक ऊपर से प्रेशर झेलना पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या? ऊपर से प्रेशर झेलना पड़ रहा है क्या इस गैस को? प्रेशर बोलिएगा, नहीं पड़ रहा है? बोलिए भाई, हाँ ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगेंस्ट उसको एक्सपेंड करना पड़ रहा है, तो काम तो करना पड़ेगा भाई उसको। और पी एक्सटर्नल कितना होगा? पी एक्सटर्नल 1 atm, ठीक है? वर्क डन जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। अब समस्या ये है, ओपन कंटेनर है, डेल्टा वी कैसे निकालें? चलिए, डेल्टा वी नहीं निकाल सकते हैं तो ये बताइए, ये फॉर्मूला पता है आपको? वी में जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, बताइएगा, बोलिए। हाइड्रोजन के रिलीज होने की वजह से। हाइड्रोजन के बनने की वजह से, नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ने की वजह से। शुरू में तो हाइड्रोजन कुछ नहीं था, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हुआ, और जैसे जैसे बनना शुरू हुआ एक्सपेंड होना शुरू हुआ। यानी कि अगर आप कहें इस इक्वेशन को v की जगह डेल्टा v लिखें, तो n की जगह डेल्टा n आर टी लिख सकते हैं क्या? जरा बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए, बोलिएगा। यस हाँ सर। समझ में आ गया बात? तो जो p यस डेल्टा v जो होगा, वो डेल्टा n आर टी के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस भाई सर। जो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हाँ है कि नहीं? तो जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स की वजह से हो रहा है कि नहीं? तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला में या तो डेल्टा वी निकालिए। डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर आपको P1 पता है 1 atm, V1 पता है कितना? V1 कितना होगा? इसको P ये लगाएंगे अगर आप, कुछ भी मान लीजिए, या फिर रदर इसको इतना करने के बजाय रदर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे डेल्टा एन निकाल लीजिए। डेल्टा एन क्या होगा? जितने मोल्स बने हैं। तो ये बताइए, 23 ग्राम लेते अगर तो कितना मोल बनता? कितने मोल बनते? आधा 1 मोल। मोल। आधा मोल।
आधा मोल ना भाई, 1 मोल से आधा मोल बनेगा ना भैया सूरज, हाँ सर। है कि यस नहीं? 1 मोल से आधा मोल, तो 92 मोल से, 92 ग्राम से कितना मोल? 2। 2। अच्छा 23 चौको, हाँ 2 मोल बन जाएगा। यानी कि शुरू में एक भी मोल नहीं था, अभी 2 मोल हाइड्रोजन गैस बन गए, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। सो माइनस पी एक्सटर्नल वी को माइनस डेल्टा एन आर टी बोल सकते हैं आप, जहां पे डेल्टा एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 1/, आर की वैल्यू क्या रखें? 1/12। ना 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 भाई, ना भाई, हमें एसआई यूनिट रखनी है आर की यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन जूल में निकालना है ना। वर्क डन हमें किस में निकालना है? जूल में। तो आर की भी वैल्यू जूल वाली रखनी पड़ेगी। कौन सी वाली? 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, बोलिएगा। इनटू टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। समझ में आई बात? बोलिएगा जरा, बोलिएगा। हाँ बढ़िया वाला सर। क्वेश्चन था बेटा, एकदम बहुत बढ़िया जी वाला सर। क्वेश्चन था, एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन था कह लीजिए। ये जो सिस्टम हम जो नॉर्मल सिस्टम मानते हैं ना, वैसा ही था सिस्टम, लेकिन मीन्स देखने में वैसा नहीं लग रहा था, आपको समझ में नहीं आता। कई बार यही बस समस्या होती है कि सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, सिस्टम होगा क्या, वर्क डन होगा तो किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे बस फॉर्मूला में तो इतना कुछ है नहीं, ये काम कर लेते थे आप, बस आपको ये समझना था कि सिस्टम क्या था, प्रेशर कौन सा लगता। समझ में आ रही है बात? समस्या इसी में होती है कि पिस्टन क्या, सिस्टम क्या होगा आपका। इज इट क्लियर? यस बोलिएगा सर। जरा। समझ में आ गया क्लियर सबको? सर। आया कि नहीं आया? सबको आया कि नहीं आया? अरबाज? Yes, sir. हाँ सायली, वेरी गुड। अरबाज? यस सर क्लियर है। ठीक है बेटा। क्या हो गया? तबीयत तबीयत खराब है क्या अरबाज? हाँ सर थोड़ी क्या हो गया? सर दर्द है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुहानी बोलिए बेटा, सुहानी। यस सर। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ओके। प्रशांत? प्रशांत समझे सर। समझे यस ना? सर। हाँ। हाँ सर। हर चीज को बहुत ही मतलब डीप में समझना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने चीजों को समझ लिया, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा एक बात और समझा दूं, फिर आगे बढ़ूं, फिर आगे बढ़ूं। एक बात और, लॉजिकल बात ऐसी है, वो समझा दूं। आप सपोज कीजिएगा एक्सपेंशन कर रहे हैं, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट आपसे कहा था कि रिवर्सिबल वर्क डन करेंगे, अगर आप रिवर्सिबली प्रोसेस कोई करेंगे तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, सिस्टम मैक्सिमम वर्क। अरे यार क्या चल रहा है? कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल करते हैं तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, कहा था मैंने। क्यों भाई? स्लोली स्लोली प्रोसेस करेंगे तो वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, अरे और बोलिएगा जरा। यस सर। बताया था ना आपको, कोई भी प्रोसेस करेंगे तो वर्क डन जो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों होगा जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। मान लीजिए ये प्रेशर वाला कर्व है, ये वॉल्यूम वाला कर्व है, यहाँ पे हैं आप, ठीक है, ओके। और आपको यहाँ पे पहुंचना है एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। आप प्रेशर को घटाएंगे, सबसे पहले प्रेशर घटा देंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर प्रेशर घटा देंगे,
फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर प्रेशर घटाएंगे, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, 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 फिर प्रेशर घटाएंगे, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे पहुंच जाएंगे आप। बोलिएगा। बोलिएगा बेटा। ठीक है। जी अगर सर। यही प्रोसेस यहाँ से रिवर्सिबली जाते हैं आप, तो कैसे जाएंगे? एक मिनट, क्या एक्सपेंशन कर रहा है ना? हाँ, एक मिनट, क्या ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए इसको। दो पॉइंट पे जाना है आपको, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। आप अगर इरिवर्सिबली जाते हैं, वन स्टेप प्रोसेस, तो कैसा होगा वो? वन स्टेप सोचिए, क्योंकि वन स्टेप में आपको दिखाई देगा। कर्व इस तरह का होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा। हाँ और सर। यही अगर आप रिवर्सिबली जाएंगे तो कर्व कैसा होगा? ऐसा होगा, दिख रहा है? ऐसा होगा ना? यस सर। ये रिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व है। एरिया किसका इनक्लोज ज्यादा है? वॉल्यूम एक्सिस पे। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखें तो एरिया ये इनक्लोज कर रहा है, ये वाला कर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिएगा। और यस सर। यही मैं अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखूं तो एरिया जो इनक्लोज्ड है वो ये है, दिख रहा है कि नहीं? और यही एरिया आपको वर्क डन बताता है, यानी कि एरिया इनक्लोज्ड बाय रिवर्सिबल प्रोसेस is higher than area enclosed by irreversible process। होगा? क्यों? बोलिएगा जरा, होगा क्या? और इसका मतलब क्या है? वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज हायर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। यानी कि किसी भी सिस्टम से आपको काम कराना है, किसी भी सिस्टम से काम कराना है अगर आपको, तो आप अगर स्लोली स्लोली काम कराएंगे तो आप ज्यादा वर्क क्या कर पाएंगे? गेन कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। लेकिन कहानी उल्टी हो जाएगी अगर आपको काम करना पड़े। आप मान लीजिए सिस्टम पे काम करना, आप सिस्टम है, और नहीं सॉरी, आप किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सिस्टम पे काम कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं? अचानक से आपने प्रेशर बढ़ा दिया जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो कर्व कैसा होगा आप जरा समझिएगा। कर्व ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? आप अगर काम कर रहे हैं तो कर्व ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबली करते आप तो कर्व कैसा होता? ऐसा होता। वर्क डन कौन से में ज्यादा है?
बोलिएगा जरा। ये जो कर्व, ये जो एरिया है दैट इज फॉर इरिवर्सिबल है, और ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको दिस इज फॉर रिवर्सिबल। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाहता हूं मैं? बोलिएगा जरा। यानी कि अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अगर इरिवर्सिबली प्रोसेस करेंगे तो वो वर्क डन आप ज्यादा करेंगे, अगर रिवर्सिबली करते तो वर्क डन कम होता। ठीक है, यानी कि अगर आपको मेहनत करनी है कहीं तो आप स्लोली स्लोली कीजिए, कम मेहनत में आप कर पाएंगे। बात समझ में आया? और आपको किसी से काम कराना है तब भी स्लोली स्लोली कीजिए, क्योंकि उस समय आप ज्यादा वर्क डन करवा पाएंगे। समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहानी है, दिस इज एक बेसिक सी बात है, मैंने बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, कुछ चीजों को समझ भी लिया। अब हम थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, अभी तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें कर रहे थे हम लोग। अब हम लॉज की बात करेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं लॉज। तो फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ भी है। और जब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बन गया तो समझ में आया कि एक बड़ा ही बेसिक लॉ की भी जरूरत है। ठीक है, और इसलिए उसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रख दिया गया। उसको फर्स्ट लॉ क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो बाद में आया, पहले आया फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ इतना फेमस हो गया कि अब उसको सेकंड लॉ करके किसी दूसरे को फर्स्ट लॉ नहीं कह सकते थे, एंड दैट्स वाई एक लॉ दिया गया जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें सबसे पहले जो लॉ है दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है ये? सुना होगा आप लोगों ने, जीरोथ लॉ के बारे में सुना है? बताइएगा, सुना है किसी ने जीरोथ लॉ के बारे में? सुना नहीं है कि सर। नहीं? नहीं सुना है, किसी ने नहीं सुना। चलिए मैं बताता हूं आपको जीरोथ लॉ के बारे में। ये डायग्राम बना लूं। चलिए, बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। आप कहेंगे सर ये भी कोई लॉ हुआ? ये तो होता ही है। ठीक है, तो जितने भी लॉज हैं वो ऐसे ही हैं। और यहाँ पे एक बात आपको समझनी जरूरी है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को आप प्रूव नहीं कर सकते। जैसे मैथमेटिक्स में थियरम्स होते हैं, और एक होता है थियरम से पहले दिया जाता है, क्या कहते हैं यार उसको, हाँ, एक्सियम। एक्सियम, एक्सियम और थियरम में डिफरेंस समझते हैं? AXIOM, एक्सियम, और एक होता है थियरम। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक्सियम का नाम सुना है कभी? हिंदी में इसको हम कहते हैं हाँ सर। प्रमेय। नाम सुना होगा शायद, हिंदी नाम सुना होगा, चाहे इंग्लिश नाम सुना होगा। थियरम तो क्या कहेंगे आप थियरम को? जो भी कहेंगे। हाँ। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम का क्या मतलब है?
जो अपने आप में ही सत्य हो। मृत्यु, इट इज एन एक्सियम, इस तरह से सोच सकते हैं आप। इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या आपको? डेली लाइफ में जो देखते हैं कि जो लोग आते हैं वो चले ही जाएंगे भाई। अगर कहा जाए आप इसको प्रूव कीजिए, कुछ इक्वेशंस इसकी सहायता से प्रूव कीजिए, इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? अपने आप में ही ये सत्य है कि नहीं? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ कह लीजिए, बिल्कुल। और मतलब ऐसा ट्रुथ जिसको आपको प्रूफ करने के लिए किसी चीज की जरूरत ना पड़े। आप डेली लाइफ में देखते ही हैं, आपने किसी को ऐसा नहीं देखा होगा जो कि हजारों सालों से जी रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ सर। कहने का मतलब हाँ सर। वंडर वुमन को छोड़ के, वंडर वुमन है ना, क्यों भाई? वंडर वुमन को छोड़ के जो मूवीज में आप मार्वल की मूवीज में देखते हैं उनको छोड़ के भाई। हाँ, और कोई है? डीसी में कौन है? अश्वत्थामा। हाँ, किसका? अच्छा, वंडर वुमन डीसी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हम बार बार भूल जाते हैं, मार्वल की नहीं है भाई। ये कह रहे हैं सर वंडर वुमन जो है वो डीसी की है। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सत्य है ये। क्यों भाई? इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। थियरम को प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। आप पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है, तो वो सर्वविदित नहीं है, वो आप प्रूफ करना पड़ेगा उसको। क्यों भाई? बात समझ में आ रहा है? जी। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी है, ये कहानी है। ऐसा ही लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एक्सियम है ये अपने आप में, ठीक है। इसको अलग अलग भाषा में कह सकते हैं आप। मृत्यु को कोई जो भी फिलोसफर्स होंगे अलग अलग भाषाओं में उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रूव नहीं करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? ऐसे ही लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होते हैं वो एक्सियम होते हैं, मींस दे कैन नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है ना। वो आप डेली लाइफ से आप देखते हैं, और चूंकि आपने उसका कोई एक्सेप्शन नहीं देखा, एंड दैट्स वाई आपने उसको एक सत्य मान लिया, है कि नहीं? एक्सेप्शन देखा क्या? कोई नहीं देखा आपने, और इसलिए आपने इसको क्या मान लिया? सत्य मान लिया, है कि नहीं? बताइएगा, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूं मैं? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे ही जो भी लॉज हम बात करेंगे इनका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं देंगे हम, स्टेटमेंट सीधे बात करेंगे, हम सीधे सीधे स्टेटमेंट की बात करेंगे। जितने भी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होंगे वो सारे स्टेटमेंट के थ्रू आएंगे। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि कुछ करेंगे हम, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, अच्छा ये आ गया, अच्छा ये आ गया, तो अब चलिए यहां से एक लॉ बन गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। ये मान लीजिए ए है, ये सी है, और ये बी है, ठीक है। सिंपली लॉ ये कहता है, अगर ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर सेम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों में कोई नेट हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ए और सी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दो बॉडीज जो हैं वो किसी तीसरी बॉडीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी।
इसको थोड़ा सा और आप सही तरीके से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें अगर, तो डायग्राम से आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, डायग्राम से इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं सो दैट आपको लगे कि हाँ मैंने कहा कि मान लीजिए जुड़ा हुआ नहीं है, मान लीजिए ये ऐसा, मतलब समझ रहे हैं, ए और बी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड मान लीजिए नहीं है, ठीक है, लेकिन ए सी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, यानी कि ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तो सिंपल सी बात है। आप कहना चाहते हैं कि सर ए का टेम्परेचर टी है, सी का भी टेम्परेचर टी है, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, और बी और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम में तो इसका भी टेम्परेचर टी है, तो ए और बी दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्यों भाई, बोलिएगा। बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। बात समझ में आया, आया कि नहीं आया, बोलिएगा भाई। कुछ समझने वाला इसमें है ही यस नहीं। यस ये आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ए और सी आपस में दोस्त हैं, बी और सी भी आपस में दोस्त हैं, तो ए और बी की भी दोस्ती हो जाएगी, है कि नहीं? ऐसे ही तो होती है दोस्ती। आप किसी को जानते हैं, वो किसी को जानते हैं, तो भाई दोनों तीनों लोग एक साथ मिलते हैं, बुलाते हैं, मिलते हैं, और तीनों लोग आपस में दोस्त हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये कहानी है। ये बड़ा ही बेसिक सा लॉ है, इसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ टू बॉडीज से ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third body C, यानी कि ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरी बॉडी के साथ, मान लीजिए उसका नाम है सी। देन क्या, देन ए एंड बी would also be in thermal equilibrium। ठीक है, बताइएगा, स्टेटमेंट समझ में आई बात? स्टेटमेंट समझ में आया सबको? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन स्टेटमेंट में? कुछ पूछना है? बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमेशा अगर दोनों को एक साथ ले आएंगे, अगर दो बॉडीज को, अगर दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल टेम्परेचर, तो दोनों का अगर टेम्परेचर इक्वल नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, और हीट के ट्रांसफर होने की वजह से अल्टीमेटली वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है कि नहीं? अल्टीमेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा है ये स्टेटमेंट, ये फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इसकी जरूरत पड़ती है हमें, बार बार जरूरत पड़ेगी, हालांकि बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आते हैं अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन चूंकि अब आज का टाइम समाप्त हो गया है, हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। Thank you.